All right, class. This is section CDE, and it's our lab. We've got 1 hour, and आज की क्लास के अंदर हम टॉपिक को आगे लेकर चलना चाहेंगे होपफुली। बट एक रिक्वेस्ट मेरे पास आई हुई है, काजी मुबीन कह रहे हैं कि ज़रा रिपीट करवाते हैं स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी को। तो ओके, आई अग्री के लास्ट क्लास में जब मैंने STL पढ़ाई थी तो मैंने ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो स्पीड के साथ में लेकर गया था, क्योंकि बिकॉज मैं आपको पहले से ही वजह बता चुका हूँ, बिकॉज वी हैव टू कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड बेशक हमारे पास टाइम एक्स्ट्रा बच जाए, एक हफ़्ता हमारे पास एक्स्ट्रा बच जाए, बट वी वर थिंकिंग कि ऐसा ना हो कि हमारे टॉपिक्स रह जाएं। तो एक हफ़्ता मैं ये चाह रहा हूँ कि कम से कम हमारे पास ऐसा हो जिसमें हम या तो रिवीजन कर लें, या फिर हम GUI की बातें कर लें, या गेम डेवलपमेंट की बातें कर लें, थोड़ा सा एडवांस होकर बातें करें। कोई इशू नहीं है। आप लोगों का हक है कि आप लोगों को जब चीज़ें पढ़ाई जाएँ वो डेप्थ में आकर पढ़ाई जाएँ। मैंने आप लोगों के ऊपर छोड़ा है ये चीज़ कि आप लोग प्रैक्टिस खुद कीजिएगा। कोड्स भी मैंने फिर अपने टाइम के अंदर करके और फिर आप लोगों को सिर्फ कॉपी पेस्ट करके दिखाए हैं। बट चलें, आज की क्लास में भी हम STL को रिपीट करते हैं, और अगर टाइम बचा तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, वरना जो है अ, उसको हम नेक्स्ट क्लास में लेकर चलेंगे। लास्ट क्विज़ कब लूँगा मैं? अच्छा, फ़ाहिर मुज़फ़्फ़र पूछ रहे हैं लास्ट क्विज़ नेक्स्ट वीक रख लेते हैं। आई थिंक आज तो नहीं है, खैर नेक्स्ट वीक आई थिंक हो जाना चाहिए। व्हाट डू यू गाइस थिंक? आई थिंक नेक्स्ट वीक अगर हो जाए लास्ट क्विज़ तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि हमारे पास एक क्लियर पिक्चर आ जाए सब चीज़ों की। तो आई विल ट्राई कि नेक्स्ट वीक आप लोगों का लास्ट क्विज़ हो जाए। ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी। आज क्विज़ बना हुआ ही नहीं है। ज़ुहैब रफ़ीक पूछ रहे हैं आज ले लें, लेकिन बट आज बना हुआ ही नहीं है क्विज़, तो हाउ कैन आई डू दैट? सो आई वुड नीड टू प्रिपेयर द क्विज़। एक दिन पहले मुझे क्विज़ प्रिपेयर करना पड़ता है, उसकी की प्रिपेयर करनी पड़ती है, और फिर LMS के ऊपर अपलोड होती है वो सारी चीज़, टाइमिंग वगैरह और ये सारी चीज़ें। तो नेक्स्ट वीक ही हम करेंगे। सो आई एम नॉट टेकिंग योर क्वेश्चंस कि कब करना चाहिए, योर सजेशंस। आई एम जस्ट सेइंग कि नेक्स्ट वीक हो जाना चाहिए, एंड वो वेडनेसडे को होगा या फ्राइडे को, आई कांट से दैट। ओके, आई थिंक ज़ुहैब रफ़ीक वांट्स टू से समथिंग। जी ज़ुहैब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये पूछना था, असल में क्विज तो नेक्स्ट वीक हो जाएगा आपने बताया, वो तो ठीक है। हम्म। अच्छा सर, मैं ये पूछा था, असल में आपने कहा था पहले कि सर मैं प्रोजेक्ट दूंगा या तो पेपर होंगे। सर इनमें से आप कुछ आइडियाज दे सकते हैं कि पेपर होगा या प्रोजेक्ट होगा? ऑब्वियसली। आ, देखें, मैं ये पहले भी बोल चुका हूँ कि आई वॉज़ नॉट क्लियर दैन कि प्रोजेक्ट होना चाहिए या पेपर होना चाहिए, बट प्रोजेक्ट एक नेसेसिटी है, वो तो होना ही चाहिए। अब ये है कि आपके जो जी सर। 40 मार्क्स हैं ना फाइनल के, वो जी जी कहाँ पर सर। एडजस्ट होंगे? असल में मसला ये है आप सबके लिए कि वो 40 मार्क्स कहाँ जी एडजस्ट होंगे, क्या हमें पेपर देना पड़ेगा या प्रोजेक्ट होगा? बट मैंने आप लोगों को कहा है कि अपना माइंड बना लें कि वो प्रोजेक्ट होगा। आप प्रोजेक्ट पे काम जी स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट की डिटेल्स मैंने जी पहले सर। बताई थी किसी क्लास में, पूछ जी लीजिएगा सर, अपने अगर क्लासमेट से। सर सर प्रोजेक्ट पर हमने ग्रुप में काम स्टार्ट कर चुके हैं। गुड। सर हमारे 4 बंदों का तकरीबन ग्रुप है, तीन तीन बंदों का ग्रुप है। ओके। हाँ सही है, जी ज़बरदस्त। सर। आप लोग प्रोजेक्ट बनाएं, प्रोजेक्ट पे काम करें, प्रोजेक्ट से सीखें बहुत कुछ। बहुत ही अच्छा होगा जी अगर जी मैं सर। सिर्फ प्रोजेक्ट ही ले लूँ और उस पर 40 मार्क्स एडजस्ट कर दूँ, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए। वरना नहीं जी तो फिर ओपन बुक एग्ज़ाम जो हमारा होगा वो 3 घंटे या 4 घंटे का जो भी होगा, आप वो एग्ज़ाम भी अच्छी तरह अटैम्प्ट कर सकेंगे, बिकॉज आई नो कि आपने अगर प्रोजेक्ट किया है तो आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा। जी 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 सर। राइट, ओके। तो सर हम जी सर। जी जी सर, जी। प्रोजेक्ट पर तो तकरीबन काम हम स्टार्ट कर चुके हैं सर, आइडियाज भी तकरीबन हो चुका है हमारे। हम्म। सही है, गुड है, गुड है। जी आप सर। प्रोजेक्ट को बस रैप अप करने की कोशिश करें। आप कोशिश करें कि अगले जो 2 हफ्ते हैं आपके पास, उसमें प्रोजेक्ट को एक हतमी शक्ल जी जी देने की सर। कोशिश करें, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा भी हो जाए, और आप लोगों के लिए, सब स्टूडेंट्स के लिए ये विन विन सिचुएशन है। आप प्रोजेक्ट बना लेना, विन विन सिचुएशन है, इसमें कोई हार अच्छा नहीं है सर। कि आप प्रोजेक्ट आप बनाएंगे तो आप लोगों का फाइनल ख़राब हो जाएगा। जी। जी 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 सर आपसे एक और सवाल था सर। हम्म। माजरत चाहता हूँ, पूछना तो नहीं चाहिए, बोलिए। फिर भी मैं पूछ लेता हूँ। हम्म। सर ये पूछना था, सर मैं सर प्रीवियस असाइनमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे ना, तो जमा नहीं कर पाया था। हाँ। तो सर अगर आप वो जमा कर लें कुछ। प्रीवियस असाइनमेंट अगर मैं जमा कर लूँ तो चलें, इस पे मैं सोचता हूँ क्या करना जी चाहिए। सर। मैं असल में ये सब काम तब करूँगा जब मेरे पास एक क्लियर पिक्चर आ जाएगी ना सब चीज़ों की, कि भाई किसका जी जी कौन सी सर। असाइनमेंट्स में कितने ख़राब नंबर लिए। अब कुछ क्विज़ेस भी ऐसे हैं जिसमें आपके 10 आउट ऑफ नंबर दिए हुए हैं मैंने, जबकि सवाल उसमें 7 थे।
कुछ ऐसे क्विज़ेस भी हैं जी जिसमें जी आप सर। लोगों को मैंने 10 आउट ऑफ नंबर दिए हुए, लेकिन उसमें कुछ सवाल गलत थे, जिसमें जो है ऑप्शंस गलत थे। तो ये सारी चीज़ें एंड ऑफ द टाइम में करूँगा, जब मुझे ये पता लगेगा कि एक्चुअली क्लियर पिक्चर क्या है, जब मेरे पास कोई और जी जी असाइनमेंट नहीं सर। रहेगी देने को। तो जब वो क्लियर जी पिक्चर हो जी जाएगी सर। तो मैं एडजस्ट करने की कोशिश करूँगा कि अब यहाँ पर मेरी जी गलती थी सर। या ये नहीं था, तो आई विल ट्राई टू एडजस्ट। थैंक यू। जी सर, एक वीक बचा है, आप हमें बता दीजिएगा सर, एक और असाइनमेंट रख लीजिएगा तो आपकी बहुत बहुत सर मेहरबानी हो जाएगी, ताकि हमारे नंबर भी ताकि कवर देखिए हो जाए। देखिए, नहीं ऐसे नहीं हो सकता ना। देखिए ऑलरेडी 3 असाइनमेंट्स इसीलिए थी ना कि तो वो प्रीवियस सर, आ, तो सर प्रीवियस असाइनमेंट जमा कर लेना, ऐसा कर लेना आप। प्रीवियस असाइनमेंट पे जमा करूँ। लाइक आई सेड कि वो एक दफ़ा सब चीज़ें हो जाएंगी तो फिर मैं डिसाइड करूँगा कि क्या करना है। राइट, तो जी ऑप्शंस जी सर, बहुत सारे ठीक हैं, तो है। आई विल डिसाइड एंड देन इंशाल्लाह कुछ ना कुछ कंपनसेशन होगी जेन्युइन रीजंस वालों के लिए। जी सर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर, ओके। थैंक यू सर। ओके, मुजफ्फर हुसैन वांट्स टू स्पीक अगेन। यस मुजफ्फर। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर लास्ट टाइम मैंने आपको ईमेल करी थी, तो आपने उसमें जो एक समझाने की कोशिश करी थी, लेकिन सर वो काफ़ी टफ हो रहा है। हम्म। वो आप हार्ड कोडेड में आज समझा दें, ना सिर्फ एक वही लाइन ही समझा दें सिर्फ हार्ड कोडेड करके अपने कंपाइलर पे, कि देखें सर हमारे पास दो क्लासेस होंगी, दो हमारे पास अलग अलग ऑब्जेक्ट हो गए। हाँ अब हाँ। हमने दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट से हम्म। ऑब्जेक्ट में हमें सेव करना है दूसरी क्लास के फंक्शन का तमाम डेटा। हाँ अब हाँ। उसको मैंने वहां से रिटर्न तो कर दिया, लेकिन सर रिसीव कैसे करूं, क्योंकि ऑब्जेक्ट कोई एक फंक्शन नहीं होता हाँ हाँ। और कंस्ट्रक्टर भी नहीं है कि मैं उसको रिसीव करके उसके अंदर वैल्यू राइट। अप्लाई कर दूं। चलें चलें, तो इस तरीके से। ठीक है ठीक है। आपका जो क्वेश्चन है ना, वो मैंने ईमेल पर भी पढ़ा था, ऑब्वियसली आपका जवाब भी देने की कोशिश की थी मैंने। बट ये है कि मैं अभी असाइनमेंट को दोबारा ओपन करके और मैं दोबारा समझाता हूँ। आई होप कि जो चीज़ मैं समझाऊंगा वो आपका जवाब उसके मिल जाएगा। अब मैं ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें वैसे एड्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं वैसे एड्रेस करूँगा तो फिर तो वो सोल्यूशन ही बता देना हो जाएगा मेरा। तो इसलिए अब ये मैं दोबारा थोड़ा सा समझाऊंगा असाइनमेंट अभी, और आपकी जो क्यूरी थी मुझे अंदाज़ा है कि वो क्यूरी क्या है, मैं उसको दोबारा एड्रेस कर दूंगा। और आई होप कि आपका क्वेश्चन तब जो है वो क्लियर हो जाएगा। बस सर ये बता दिएगा रिसीव करते वक्त मैं क्या लिखूं, किस तरीके ठीक से, है, मैं बस मैं इतना इसी मैं सर इसी पे थोड़ा। बता रहा हूँ। जब फंक्शन की बात कर रहे हो ना कि फंक्शन रिटर्न कर रहा है और वो क्या चेक रिटर्न हो रही करके है। वो रिसीव ऑब्जेक्ट में या कैसे करेगा भाई, ये ठीक थोड़ा है, मैं बता इस पे दीजिए। बात करूँगा अभी। ठीक है, मैं इस क्लास में बात करता हूँ किसी वक्त। थैंक यू सर। ओके। सो ठीक है, बस बातें हो गई हैं सारी, उन्हीं से रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास। सो लेट्स ओके। वन लास्ट, आई थिंक एक कमेंट ले लूँ मैं। हिना बलोच कुछ कह रही हैं। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वो मैंने आपको रिपोर्ट मेल की थी सेक्शन ई की, जिसमें जिसके मिस्ड क्विज थे ना, तो हम्म। उसके सब नाम वगैरह लिखे हुए थे। जी जी। तो आप काइंडली ये बता सकते हैं कि ये क्विजेस हमारे कब होंगे, क्योंकि लोड शेडिंग इशू, कभी इंटरनेट इशू था उस वक्त, क्योंकि 2 बार क्विज हुए, दोनों बार बारिश हुई थी। हम्म। तो अब आप ये बता सकते हैं कि वो क्विजेस हमारे कब होंगे सेक्शन ई के? सेक्शन ई के क्विज़ेस कब होंगे? देखें सब जी। स्टूडेंट्स जो हैं सेक्शन ई के, काइंडली वो ये सुन लें। मैं ये बात पहले भी कर चुका हूँ। अब वो थोड़ी सी या तो समझ में नहीं आएगी बात, या फिर आप लोगों को थोड़ा सा वो लगेगा कि ये इनजस्टिस है एक तरह का। बट आप लोगों के जो क्विज़ेस हुए हैं वो 6 क्विज़ेस सबके लिए हैं। मैंने आप लोगों ने जब ज्वाइन किया तब हमारे 2 क्विज़ेस हो चुके थे, और हम तीसरे से स्टार्ट कर रहे थे। और तीसरे से जब हमने क्विज़ स्टार्ट किया था तो आई थिंक आप लोगों ने कुछ पढ़ा हुआ नहीं था ऑब्वियसली, और वो फर्स्ट आपकी क्लास थी मेरे साथ, और मैंने कहा था कि आप अटेम्प्ट कर लें और फिर देखा जाएगा, हो सकता है कि कुछ आप लोगों के नंबर्स इसमें भी आ जाएं। आप लोगों ने क्विज़ 3 दिया। 4 5 6 में तो ई सेक्शन था ही मेरे पास अवेलेबल। 4 5 6 जो 3 क्विज़ेस हुए हैं, इन 3 क्विज़ेस में जिसने मिस किया है वो उसके ऊपर ही है ऑब्वियसली, क्योंकि 3 क्विज़ेस मैंने आप लोगों के आ जाने के बाद भी 3 क्विज़ेस रखे हैं। राइट, इट्स नॉट लाइक कि मैंने सिर्फ 2 क्विज़ेस रखे हों या सिर्फ एक क्विज़ की आपको जगह दी हो। तो क्विज़ेस की आपको जगह मिली है, और उसी तरह जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जितने भी ई क्लास के स्टूडेंट, ई सेक्शन के स्टूडेंट्स हैं, वो आए ही देर से हैं। तो अब उनके लिए एक अलग से क्विज़ अरेंज नहीं किया जा सकता। तो जितने क्विज़ के नहीं सर, मार्क्स। हमने जी वो जी। तो दे दिए थे। हाँ। 4 5 3 4 5 जो क्विजेस है ना, जी। वो हमने अटेम्प्ट किए थे, लेकिन एक दो जो स्टूडेंट हैं, हम्म बारिश की वजह से, लोड शेडिंग और हम्म। इंटरनेट की वजह से वो अटेम्प्ट तो नहीं अब कर एक पाए। और क्विज़ तो भी हम है। ये। अब एक और क्विज़ भी है, तो हमने कैलकुलेट तो 3 ही करने हैं। अब आप लोग 3 अटेम्प्ट कर चुके हैं और अब एक और चौथा भी होने वाला है। तो अगर वो चौथा भी आप लोग अटेम्प्ट कर यस लेते सर। हैं तो वो बेस्ट 3 आपके कैलकुलेट होंगे ऑब्वियसली।
अब वो एक क्विज़ तो ऑब्वियसली मिस ठीक है चलें, सर। अगर इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज़ हैं वो एक क्विज़ मिस हो गया उसकी वजह से, अगर एक से ज़्यादा मिस हो रहे हैं तो फिर यस सर। देखें ना कि वो टाइम कंस्ट्रेंट भी हमारे पास है कि हम वो चीज़ नहीं कर सकते, राइट। इसमें आप लोगों ठीक की है। गलती नहीं है, बट ठीक है, ये है कि वैसे आई एम सर ट्राइंग 3 कि तो हो काउंट जाए। हो जाएंगे ना हमारे? एग्जैक्टली यही होना है ना, 3 काउंट होंगे आप लोगों के, आप लोगों ठीक के है, 3 ठीक है, काउंट होंगे। थैंक यू सर। ऑल राइट। सो अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके, ठीक है, चलें, सही है। सो क्विज़ वगैरह तो हम नहीं कर रहे हैं। आई एज्यूम के काफ़ी इलाकों में कराची में बारिश भी हो रही है, और जो भी स्टूडेंट्स कराची से बाहर भी हैं वहाँ पर भी आई थिंक यही सिचुएशन है कि ज़्यादातर बारिश का ही सीन चल रहा है। तो आज तो खैर हमारा क्विज़ नहीं है, जिसकी वजह से आप ये कह सकें कि बारिश की वजह से लाइट नहीं है और हम क्विज़ अटेम्प्ट नहीं कर सके। वी आर जस्ट रिपीटिंग आवर लास्ट लेक्चर नाउ, और अगर टाइम बचा तो हम आगे भी चलेंगे। सो नाउ अगेन I would need your concentration on the lecture. So what I said, वही हम start करते हैं lecture STL से, Standard Template Library से. So okay, let me just open the Standard Template Library. Yes. चलें आज थोड़ी सी कोडिंग भी कर लेते हैं फिर, खुद अपने हाथ की लिखी हुई कोडिंग, कंट्रोल C कंट्रोल V वाली नहीं, कोड ब्लॉक्स। टेम्पलेट क्लास एक बनाते हैं हम। आप सबको अंदाज़ा होगा कि टेम्पलेट क्लास क्या है और टेम्पलेट फंक्शन क्या होता है, ये सब आपको पता है। उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने करके देख ली होगी, और नहीं किया अगर आपने तो जाके करके देखिएगा। लेकिन एक हम रफली एक टेम्पलेट क्लास बनाते हैं, और इसमें मैं गलतियाँ करूँगा बीच में कुछ, और जिसको आप लोगों ने सही करना है, क्योंकि आई एम होपिंग कि आप लोगों में से काफ़ी स्टूडेंट्स ने जो है वो प्रैक्टिस की होगी इसकी जाके। सो मुझे करेक्ट करते जाइएगा हर एक सिचुएशन में कि सर यहाँ ये नहीं करना था, यहाँ ये करना था। सो लेट्स ट्राई टू बी इंटरेक्टिव एंड स्टार्ट बाय मेकिंग फंक्शन टेम्पलेट भी बनाते हैं, और जो है हम क्लास टेम्पलेट भी बनाते हैं। सो हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, लाइक ऑलवेज कंसोल एप्लीकेशन C++ में। इसका हम नाम रख देते हैं टेम्पलेट, और आज की तारीख हम डाल देते हैं 21/08/2020। दिस इज़ फ्रॉम सेक्शन CDE। ऑल राइट। सो चलें, सबसे पहले एक टेम्पलेट फंक्शन बनाते हैं सिंपल्स, कि भाई टेम्पलेट फंक्शन क्या होता है। उसकी उस पर नहीं जा रहे हैं हम कि उसका फ़ायदे क्या क्या हैं, वो हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, कि सिर्फ हम अगर डेटा टाइप चेंज करना चाह रहे हो तो हम एक ही फंक्शन में काम करवा सकते हैं। सो लेट्स ट्राई टू राइट अ फंक्शन। हाउ अबाउट अ फंक्शन से विच विल स्वैप सम वैल्यूज़। अच्छा, स्वैप देख रहे हैं आप, ये ग्रीन हो चुका है, विच मीन्स के इट इज़ अ कीवर्ड, एक कीवर्ड है ये। तो स्वैप का फंक्शन मैं स्वैप के नाम से नहीं बना सकता, मैं इसको चेंज कर देता हूँ से स्वैपिंग। स्वैपिंग ऑफ 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स को हम स्वैप करते हैं, 2 इसके पैरामीटर रखे। इट्स जस्ट अ व्हाट डू यू कॉल इट, फंक्शन, नॉट अ मेंबर फंक्शन। ओके। सो अच्छा, स्वैपिंग किस तरह से की जाती है? 2 वेरिएबल्स को अगर मुझे स्वैप करना है, हाउ कैन आई डू दैट? इसमें जो इसकी वर्किंग होगी वो मुझे ज़रा यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स में लिख के बता दें, तब तक मैं दूसरा काम करता हूँ एक, तब तक मैं ज़रा इसको फॉर्मेट कर लूँ। हाँ, वो जो सारा कोड होता है ना स्वैप करने के लिए, वो ज़रा मुझे सेंड करें। ऑल राइट। X equal to 5, y equal to 7, and say I will just see out x, and then
चल थोड़ा सा इसको हम वो कर लेते हैं, फॉर्मेट कर लेते हैं कि x इज़ व्हाट, x, राइट। और इसी तरह कंट्रोल C, कंट्रोल V, y इज़ y, राइट। सो it is before swapping, और control C, control V, and it will be after swapping। तो मैंने दोनों दफ़ा xy प्रिंट किया है। अभी इस वक्त मैंने ना फंक्शन कॉल किया है, ये चलें फंक्शन कॉल भी कर लेते हैं। बीच में हम फंक्शन कॉल करेंगे, हम स्वैप करेंगे x और y की वैल्यूज़, राइट। सो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो क्या प्रिंट होगा? ओके, इट्स नॉट प्रिंटिंग एनीथिंग। व्हाई इज़ नॉट प्रिंटिंग एनीथिंग? बिकॉज देयर इज़ एन एरर, and the error is swapping was not declared in this scope। really, what is this? ओके ठीक है, प्रोटोटाइप पहले देनी पड़ेगी हमें, या पूरे फंक्शन को ही ऊपर लिख देते हैं ताकि मेन से पहले ये चीज़ डिवाइड हो जाए, राइट। ओके, सो दिस इज़ द आउटपुट। बिफोर स्वैपिंग इज़ 5-7 एंड उसके बाद भी 5-7 ही है, बिकॉज स्वैपिंग में कोई काम ही नहीं हुआ। तो जो काम होगा वो यही होगा। आई थिंक शहजाद मुर्तज़ा का जवाब थोड़ा सही लग रहा है, बट या ओके ठीक है, चलें टेम्प हम यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा भी वैसे एक तरीका होता है, लेकिन चलें टेम्प यूज़ कर लेते हैं। टेम्प, इंट टेम्प इक्वल्स टू a, एंड टेम्प sorry a equals to b, and then b will be equals to a, sorry temp। ये इन दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो स्वैप हो जाएंगी। बट अगेन एक इसमें मसला ये है कि इस पूरी चीज़ में हमने इसको पास बाय रेफरेंस नहीं किया, विच मीन्स एक्चुअली वैल्यूज़ चेंज नहीं होंगी। तो हम इसको पास बाय रेफरेंस कर देते हैं ताकि, अच्छा एक आप लोगों को मैं एक और चीज़ यहाँ पे सिखाता चलूँ, छोटी सी चीज़ है वो ये कि लेट सपोज़ कि मैं इसको पास बाय रेफरेंस करता हूँ तो मुझे ये काम करना पड़ेगा, स्टैरिक ए स्टैरिक बी। गौर से सुनिएगा, बातें छोटी छोटी सी हैं, ये ऐसी बातें हैं जो कि आप के जहन में होती हैं, लेकिन आप उसको लिख कर सर्च भी नहीं कर सकते गूगल पे, और आप लोगों को ये अंदाज़ा भी नहीं होता कि इसके फ़ायदे क्या क्या और हो सकते हैं। वो जब ज़रूरत पड़ती है तभी अंदाज़ा होता है। तो अभी देखिएगा कि मैं इसको स्वैप कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर इसको एज अ पॉइंटर लिखा, और टेम्प का मैंने एक वेरिएबल बनाया है, लेकिन चूंकि मैं इसका एड्रेस नहीं चाह रहा हूँ, मैं इसका वैल्यू चाह रहा हूँ, तो इस वजह से मुझे इसको डी रेफरेंस करना होगा। मैं इसको भी डी रेफरेंस करता हूँ, इसको भी डी रेफरेंस, ऑब्वियसली इसको भी डी रेफरेंस करता हूँ। टेम्प के अलावा मैं सबको डी रेफरेंस करता हूँ ताकि एक्स और वाई की वैल्यूज़ जो है वो चेंज हो जाएँ। इसी तरह यहाँ से पास करते हुए भी मुझे एक्स और वाई को उनका रेफरेंस भेजना पड़ेगा, रादर देन कि मैं उनको जो है एड्रेस भेजूँ और वैल्यूज़ भेजूँ। तो अब मैं अगर स्वैप करूँगा तो चूंकि इनकी वैल्यूज़ जा रही हैं, इस वजह से इन दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो इस तरह स्वैप हो जाएंगी, 5-7 और 7-5 हो जाएगा। लेकिन एक और चीज़ आप लोगों ने अक्सर देखी होगी कि ये चीज़ भी यूज़ की जाती है, पास बाय रेफरेंस की सिचुएशन में ये चीज़ भी यूज़ की जाती है। तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि अगर आप पॉइंटर की जगह इसको एज अ रेफरेंस पास कर दोगे तो फिर आपको हर जगह पर ये स्टार नहीं लिखना पड़ेगा, डी रेफरेंस नहीं करना पड़ेगा आपको हर जगह पर जाकर आपको डी रेफरेंस, जिस तरह से भी मैंने किया ना, स्टार्स लगाने पड़े मुझे हर जगह, वो मुझे नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पर भी मैं जो है रेफरेंस से, अब देखने को तो ये आप पास बाय वैल्यू कर रहे हो, बट एक्चुअली यहाँ पर जो है वो रेफरेंशियल पासिंग हो जाएगी और वैल्यूज़ जो हैं वो उसी तरह स्वैप हो जाएंगी। तो इसका पास ये होता है, रेफरेंशियल पासिंग का फ़ायदा ये होता है कि आपको हर यहाँ तो यहाँ एक पहली बात तो ये कि पॉइंटर नहीं रखना पड़ता, और दूसरी बात ये है कि आपको बार बार इसको डी रेफरेंस नहीं करना पड़ता कि भाई ये एक्चुअली वैल्यू है, पॉइंटर नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पॉइंटर लगा देता हूँ तो मुझे हर जगह डी रेफरेंस करना पड़ेगा कि वैल्यूज़ को स्वाइप करना है, एड्रेस को नहीं, जो इसकी वैल्यूज़ हैं एक्स और वाई की वैल्यूज़। लेकिन यहाँ पर मैंने रेफरेंस दे दिया, सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस दे दिया। रिमेंबर देखें, अब यहाँ पर भी मुझे एंड नहीं देना पड़ा और ना यहाँ पर मुझे स्टेरिक्स देने पड़े, और फ़ायदा वही हो गया मेरा। तो जब भी आप रेफरेंशियल पासिंग कर रहे होते हैं, रेफरेंस पास बाय रेफरेंस कर रहे होते हैं, तो पास बाय रेफरेंस के भी दो तरीके हैं, एक तो है पास बाय एड्रेस और एक है पास बाय रेफरेंस या रेफरेंशियल पासिंग। उसमें ये होता है कि
आप एड्रेस में अगर पास कर रहे हैं तो आपको पॉइंटर में कैच करना पड़ेगा, बट अगर आप चाह रहे हो कि सिर्फ रेफरेंस चला जाए, उसका पूरा एड्रेस ना जाए और उसी तरह उसको डील करें जिस तरह एक वेरिएबल होता है, तो आप उसको रेफरेंशियल पासिंग में यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो ये हमारे ये बात हो गई, हमने स्वैपिंग का फंक्शन एक बनाया। नाउ लेट्स से कि चलें ये जो चीज़ें हैं ना, अब देखें ये भी मैंने 2 दफ़ा लिखी हैं। हाउ अबाउट कि मैं इसका भी एक फ़ंक्शन बना दूँ, इसका भी एक फ़ंक्शन बना दूँ कि ये चीज़ प्रिंट हो जाए। कंट्रोल एक्स, प्रिंटिंग के लिए एक अलग फंक्शन बना रहा हूँ मैं, void print, और इस प्रिंट के अंदर मैंने ये वैल्यूज़ प्रिंट करवानी है, एक्स और वाई की वैल्यूज़ प्रिंट करवानी है, दैट्स इट। सो इसमें भी ऑब्वियसली मुझे एक्स और वाई को एज अ रेफरेंस पास करूँगा ताकि उनकी वैल्यूज़ ही प्रिंट हों, रादर देन के कोई नई वैल्यू प्रिंट होना शुरू हो जाए। तो एक्स इज़ ए एंड वाई इज़ बी। तो ए और बी, जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो पहले x भेजूँगा फिर y भेजूँगा, तो होगा क्या कि पहले x की वैल्यू प्रिंट होगी फिर y की वैल्यू प्रिंट होगी, तो इट्स जस्ट प्रिंटिंग। तो यहाँ पर आकर मैं प्रिंट का फंक्शन कॉल करता हूँ कि मुझे x और y को प्रिंट करना है। इसी तरह कंट्रोल C, और इस पूरे की जगह भी मैं यही काम कर सकता हूँ कि मैं सिर्फ बिफोर स्वैपिंग करके, अब देख लें थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, वैल्यूज़ असाइन की, बिफोर स्वैपिंग करके प्रिंट किया, आफ्टर स्वैपिंग करके प्रिंट किया, कोई अभी तक फ़र्क नहीं पड़ा है हमारे कोड के अंदर, हमने सिर्फ फंक्शंस बना दिए अलग अलग कामों के लिए, तो वैल्यूज़ वही 57 की जगह 75 हो गई हैं, स्वैप हो रही हैं। अच्छा जी, अब लेट सपोज के दिस इज़ एन स्ट्रिंग और x के अंदर है अली और y के अंदर है अहमद। ओके, सो एरर यहाँ पर ये है, सब स्टूडेंट्स को नज़र आ रहा होगा, एरर ये है कि इनवैलिड इनिशियलाइजेशन ऑफ, अच्छा सॉरी इंटीजर नहीं रखा मैंने, क्या रखा है, स्ट्रिंग x इक्वल टू अली, ये वैलिड स्टेटमेंट है या नहीं है, कहीं गलती कर रहा हूँ मैं, बताइएगा मुझे। सही है आई थिंक, ओके ठीक है। सो आप देखें यहाँ पर कि एरर क्या है, एरर ये है कि आप x की जगह, आप क्या x एक स्ट्रिंग है और वो स्ट्रिंग आप पास कर रहे हो ए में, यानी कि इंटीजर टाइप में, तो ये इलीगल जो है टाइपिंग है, आप इस चीज़ को वैलिड नहीं कह सकते कि आप यहाँ से भेज स्ट्रिंग रहे हैं और कैच करने के लिए कोई इंटीजर आपने बनाया हुआ है। तो यहाँ पर भी मुझे स्ट्रिंग करना पड़ेगा, यहाँ पर भी स्ट्रिंग करना पड़ेगा ऑब्वियसली, इसी तरह यहाँ पर भी मुझे स्ट्रिंग करना पड़ेगा, यहाँ पर भी स्ट्रिंग करना पड़ेगा, इस तरह हर जगह मुझे स्ट्रिंग करना पड़ेगा। एक और काम कर लेते हैं, अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास 2 वेरिएबल्स बने हुए हैं, से var इंटीजर टाइप के, 5 है एक की वैल्यू जिस तरह अभी मैं बना रहा था, और एक है var2 इसकी वैल्यू है 7। अब मुझे ये बताएं आप लोग कि अगर मुझे इन दोनों की वैल्यू स्वैप करनी है तो आई थिंक दीज आर ओके, सिर्फ मुझे यहाँ पर वैल्यूज़ चेंज करनी पड़ेंगी, var2 var1, इसी तरह इसको कॉपी कर लेते हैं हम, C कंट्रोल V राइट। अभी तो ये काम करेगा क्योंकि आपने इंटीजर वैल्यूज़ भेजी हैं, इसको स्ट्रिंग जो आपने बनाया था उसको कहीं यूज़ नहीं किया, तो इस वजह से यहाँ पर ये काम तो कर रहा है उसी तरह, क्योंकि आपने स्ट्रिंग इंटीजर वैल्यूज़ यूज़ की हैं। हाउ अबाउट कि मैं यही सारा काम करवाना चाह रहा हूँ, रिमेंबर अब देखें कि यहाँ से यहाँ तक का जो कोड है मैं वही एग्जैक्टली काम करवाना चाह रहा हूँ, बट नाउ ऑन x एंड y। अब मैं x और y के ऊपर ये काम करवाना चाह रहा हूँ, तो जब भी मैं x y के ऊपर ये काम करवाना चाहूँगा तो ऑब्वियसली मसला आएगा, और वो मसला क्या है, वो मसला ये है कि आपका एक्स वाई जो है वो स्ट्रिंग है, लेकिन आप जिस फंक्शन में भेज रहे हो वो फंक्शन, जिस फंक्शन में आप भेज रहे हो वो फंक्शन इंटीजर कैच कर रहा है, तो यहाँ पर ये मसला आएगा। तो क्या करना चाहिए, सोल्यूशन क्या है, अव्वल तो सोल्यूशन ये है कि मैं इन दोनों फंक्शंस को दोबारा लिखूँ, सिर्फ चेंज क्या करूँ कि यहाँ पर स्ट्रिंग 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 एंड सो ऑन कर दूँ। पहला इसका जो है सोल्यूशन यही है, लेकिन ऑब्वियसली ये सोल्यूशन थोड़ा सा ज़्यादा थका देने वाला है कि आप बार बार एक ही चीज़ को कोड कर रहे होंगे। तो हम क्या करते हैं, इसका जो फ़ायदा होता है वो ये होता है, इसका जो सोल्यूशन है वो यही है कि आप अपनी टाइप बना दें। आप कहें कि सम टाइप, कंट्रोल C कंट्रोल V, आप कहो कि किसी भी टाइप का वेरिएबल आ सकता है, लाजमी नहीं है इंटीजर टाइप का है, किसी भी टाइप का ना, लाजमी नहीं है कि स्ट्रिंग टाइप का है,
किसी भी टाइप का आ सकता है। और फंक्शंस आपने यही काम करना है कि प्रिंट करना है और स्वैप करनी है वैल्यूज़। तो अब ये है कि ये टाइप क्या है, इसको भी मुझे डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो डिफ़ाइन करने के लिए क्या तरीका है, मैं लिखूँगा टेम्प क्लास टाइप, बस आप ये लिख दें इससे पहले, तो इसको पता लग जाएगा दिस टाइप इज़ अ जनरल टाइप, इट्स नॉट जस्ट वन टाइप। इसी तरह चूँकि ये फंक्शन भी एक टेम्पलेट यूज़ कर रहा है तो हम यहाँ पर भी ये काम कर देंगे। तो इससे होगा ये कि चाहे आप ये काम स्ट्रिंग के साथ करवाना चाहें, चाहे आप ये काम इंटीजर के साथ करवाना चाहें या और किसी वेरिएबल के साथ करवाना चाहें, यू कैन डू दैट क्वाइट सिंपली। var1 var2 सॉरी 2, आई थिंक यू गाइज आर विद मी सो फार। उप्स, कहाँ चेंज कर दिया मैंने। अच्छा जी, ये राइट कंट्रोल वाई आफ्टर स्वैपिंग भी आ जाए, राइट। तो यहाँ तक की जो बात है वो तो समझ में आ रही है कि बिकॉज var1 var2 ये जो चीज़ है ये इंटीजर को स्वैप कर रही है और प्रिंट कर रही है, और ये चीज़ जो है वो स्ट्रिंग को स्वैप कर रही है और प्रिंट कर रही है। सो यू कैन सी कि अब हमारे पास आउटपुट है। अब हमारे पास ये चीज़ें भी स्वैप हो गई हैं, 5 7 से 7 5 हो गया, और ये चीज़ें भी स्वैप हो गई, अली अहमद से अहमद अली हो गया। तो फंक्शंस वही हैं। तो ये जो फंक्शंस हैं इनको कहा जाता है फंक्शन टेम्पलेट्स, नॉट एक्चुअल फंक्शंस बट फंक्शन टेम्पलेट्स। के काम उनको पता है क्या करना है, किन चीज़ों के ऊपर करना है, वो रन टाइम पे पता लगेगा, जैसे ही आप टाइप बताओगे तो वो आएगा। ओके, तो पहली बात तो ये हो गई। अब आते हैं क्लास टेम्पलेट्स के ऊपर के क्लास टेम्पलेट्स क्या होता है। तो क्लास टेम्पलेट की अगर मैं बात करूं तो आई थिंक मैं एक और मेन फाइल बनाता हूं, एक और कंट्रोल एस कर देते हैं इसको, बल्कि मैं इसी को मिटा रहा हूं। इट्स नॉट समथिंग जो कि आप लोगों के साथ में शेयर करूं एक एक चीज़। आप लोगों को नज़र आ रहा है, आप खुद जाके कोड कर लीजिएगा यहाँ पे। अब हम आते हैं क्लास के ऊपर कि क्लास फंक्शन टेम्पलेट क्लास क्या होती है। तो जी टेम्पलेट क्लास उसी तरह होती है जिस तरह आप एक कॉमन क्लास बनाते हैं। आप कहते हैं कि भाई माय क्लास, आपने नाम रखा उस क्लास का, उस क्लास के अंदर आपने एक प्राइवेट डाटा मेंबर रख दिया इंटीजर x, आपने एक पब्लिक कंस्ट्रक्टर बनाया उस क्लास का, और जो कि इंटीजर टाइप का ले रहा था क्योंकि आपने x की वैल्यू सेट करनी है, कोई डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वगैरह नहीं है। अच्छा, इसी क्लास के अंदर सारी डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं ताकि हमारा टाइम अलग अलग ना लगे। माई क्लास इंटीजर मैंने लिखा, और इंटीजर का मुझे नाम भी देना पड़ेगा, देयर इज़ अ वेरिएबल से आर्ग्यूमेंट, और फिर मैं कहूँगा कि x इक्वल टू आर्ग्यूमेंट, राइट। अब इस क्लास का मैं अगर ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो वो ऑब्जेक्ट किस तरह से बनेगा, वो ऑब्जेक्ट इस तरह से बनेगा कि माई क्लास obj, और उसके अंदर मैंने कोई वैल्यू जो है वो रख दी। चलें प्रिंट भी कर लेते हैं इसको, प्रिंट डाटा, और चलें गेटर बना लेते हैं, void सॉरी इंटीजर गेट x, और इसका काम क्या है, रिटर्न x। तो यहाँ पर आके मैं सी आउट obj डॉट गेट x, राइट। आई थिंक आप लोगों को बात समझ आ रही है कि क्या हो रहा है। सिर्फ हमने वैल्यू सेट करवाई है और प्रिंट करवाया है। क्या इशू आ रहा है भाई? अच्छा, इस सेमीकोलन लगा दिया हमने, सॉरी अबाउट दैट। देयर इट इज़। आपके पास आउटपुट आ गई, 7 सेट हो गया और प्रिंट हो गया। ये बात हो गई आप लोगों के इसकी क्या कहते हैं सिंपल क्लास की। लेट्स सपोज कि इसकी जगह मैंने अहमद लिख दिया 7 की जगह, व्हाट शुड हैपन? ऑब्वियसली देयर इज़ द एरर। क्या एरर है कि आपने भेजा स्ट्रिंग है लेकिन यहाँ पर कैच इंटीजर में हो रहा है, और फिर आप उसको सेव भी एक इंटीजर वेरिएबल में करवाना चाह रहे हो, और फिर उसके बाद जब आप गेट करते हो तो वो भी इंटीजर रिटर्न कर रहा है। तो अब मैं क्या दूसरी क्लास लिखूँ सिर्फ इतनी सी चेंजिंग के लिए कि वो प्रिंट करे और सेट करे अहमद को अलग से? तो यहाँ पर भी मैं टेम्पलेट क्लास बना दूंगा। मैं कहूँगा कि इंटीजर नहीं, स्ट्रिंग नहीं, मेरी अपनी टाइप है, कोई जनरल टाइप, और ऑब्वियसली जहाँ जहाँ आपने चेंज करना है आप वहाँ कर दें टाइप, राइट। अब मैंने सिर्फ टाइप लिख दिया, और यहाँ पर भी मुझे बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं क्लास में लिखता हूँ, सॉरी फंक्शन टेम्पलेट्स में लिखता हूँ, मैं लिख दूंगा कि दिस इज़ माय टाइप, और मैं उसी तरह की चीज़ें रिटर्न करवा रहा हूँ। अच्छा, अब एक और मसला है,
फिर एरर है। मसला क्या है कि जब भी आप टेम्पलेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट बनाते ही आप लोगों को ये बताना पड़ेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा इसके अंदर जो डाटा मेंबर है, जो कि आपने अभी तो कह दिया है कि टाइप का होगा, किसी अपनी टाइप का होगा, आप बनाते हुए बताएंगे कि वो किस टाइप का बनना चाहिए। तो मैं कहूँगा इस तरह एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर आप उसको लिखेंगे, आप कहेंगे कि वो चीज़ स्ट्रिंग टाइप की होगी। तो अब जहाँ जहाँ टाइप लिखा हुआ है इस ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट वो सारी चीज़ें स्ट्रिंग टाइप की हो जाएंगी। एंड देयर इज़ द आउटपुट, राइट। ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट ये चीज़ें वेरी करेंगी। मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं obj2 और इसके अंदर हम लिख देते हैं 34। अब आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि अब जो इस ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा मेंबर बनेगा वो किस टाइप का बनेगा। रिमेंबर क्लास वही है, उसी क्लास का ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसके अंदर जो डेटा मेंबर बना है वो स्ट्रिंग टाइप का है, इसके अंदर जो डेटा मेंबर बना है वो इंटीजर टाइप का है। अच्छा, मैंने obj2 के थ्रू करना था ना, गेट एक्स, राइट। सो अहमद एंड 34, तो ये चीज़ कहलाती है टेम्पलेट क्लास। अब बात करते हैं हम STL की, और STL में हमने ये कहा कि देयर आर सम प्री डिफाइंड क्लासेस, टेम्पलेट क्लासेस, जस्ट लाइक दिस क्लास। देयर आर मैनी क्लासेस इन C++ जिसमें टाइप जनरल दी हुई है, आप जिस टाइप की चाहें वो उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जिसमें हमने कहा कि कंटेनर्स होते हैं, वेक्टर होता है, सीक्वेंस कंटेनर्स होते हैं और एसोसिएटिव कंटेनर्स होते हैं, और इसी तरह आगे चलती रहती हैं चीज़ें। तो अब हम आते हैं कि हम उसी चीज़ के ऊपर आते हैं जहाँ पर हमने बात छोड़ी थी। मैं इस चीज़ को बंद कर रहा हूँ, आई एम क्लोजिंग दिस प्रोजेक्ट एंड आई एम ओपनिंग दोज फाइल्स जिस पर हमने लास्ट क्लास में काम किया था। सो दैट विल बी STLs। सो मैप, सेट और वेक्टर की क्लास पे हमने काम किया था, तो ये तीनों चीज़ें मैंने ओपन की हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेक्टर की। मैं 1 मिनट के लिए ज़रा कमेंट्स का जवाब दे दूं कि क्या क्या कमेंट्स आ रहे हैं, फिर आगे इस पे चलते हैं। ओके, टेम्पलेट बना देगा विदाउट डेटा टाइप। हाँ, डेटा टाइप बताना आपको लाजमी नहीं है ना, यही तो टेम्पलेट का फ़ायदा है कि डेटा टाइप आप ना बताएं, सारा काम करवा लें। बस जब कॉल कर रहे हो ना उस चीज़ को, या जब ऑब्जेक्ट बना रहे हो तब आप डेटा टाइप बताएंगे। टेम्पलेट प्योर वर्चुअल फंक्शन में क्यों नहीं यूज़ होता? आई एम नॉट एग्जैक्टली गेटिंग द क्वेश्चन। प्योर वर्चुअल में भी आप यूज़ कर सकते हैं, टेम्पलेट नहीं यूज़ कर सकते क्या? ट्राई किया है आपने? वसीम आज़म। हफ्सा अहमद इज़ सेइंग कि सर बट काम हम डिफरेंट क्लासेस में नहीं कर सकते अगर हमने हेडर और CPP अलग अलग। ओ यस यस, गुड। हाँ, तो होता ये है, देखें इसकी आपने इंटरनेट के ऊपर अगर एक्सप्लेनेशन पढ़ी होगी तो आई थिंक आपको समझ में आई होगी बात। मैं भी अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखें आप जब C++ की फ़ाइल अलग बना देंगे ना मेन से, अगर आप टेम्पलेट फंक्शन बना रहे हैं या टेम्पलेट मेंबर फंक्शन अगर आप बना रहे हैं, तो इट इज़ नेसेसरी कि आपकी C++ की फ़ाइल, यानी कि जो आपकी इम्प्लीमेंटेशन फ़ाइल है और मेन फ़ाइल, ये दोनों इकट्ठी हों। अगर ये दोनों अलग होंगी तो ये दोनों अलग अलग कंपाइल होंगी। अलग अलग कंपाइल होने में नुकसान ये होता है कि जब आप टेम्पलेट बना रहे होते हो तो टेम्पलेट कॉल मेन फंक्शन से होता है और उसकी डेटा टाइप उसको रन टाइम पर पता लगती है। बट जो टेम्पलेट है it needs to be compiled at the same time जिस टाइम पर वो फंक्शन कॉल हो रहा है। अगर वो पहले कंपाइल होने की कोशिश करेगा ना, जिस तरह इम्प्लीमेंटेशन फाइल पहले कंपाइल हो जाती है, मेन बाद में चलता है, कंपाइल पहले हो जाती है, मेन बाद में कंपाइल होता है और फिर वो रन होता है। तो अगर वो C++ फाइल को पहले कंपाइल कर लेगा तो उसे ये पता नहीं लगेगा कि आया ये जो टेम्पलेट आपने बनाया है इसकी टाइप आप क्या क्या दे सकते हो, आपने एक्चुअली क्या देने की कोशिश की है इसकी टाइप। ठीक है, तो वो जो टाइप है वो टाइप का डिफरेंस आ जाता है और वो ये कहता है कि मुझे इस सिचुएशन में इस फाइल में पता ही नहीं लग रहा कि इसकी टाइप क्या है और इसका यूज़ क्या है। इस वजह से वो ये कहता है कि आप मेन के साथ लिखकर इसको करें ताकि जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसी वक्त इसको टाइप का भी पता लगेगा किस टाइप का आप बता रहे हैं। काम वो सब टाइप पे करेगा, बट ये है कि कंपाइलेशन में एरर ना आए। इसी तरह मेन अगर कंपाइल हो रहा है, मेन आपको वैल्यू भेज देता है लेकिन उसको पता नहीं होता कि ये फंक्शन में जाना है या नहीं, राइट। तो ये चीज़ है, इसको आपको एक साथ ही लिखना पड़ेगा। टेम्पलेट फंक्शन आप अलग से डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, सो यूज़ टेम्पलेट, मोइस खान कह रहे हैं आउट ऑफ टॉपिक क्वेश्चन है कोई।
अटेंडेंस लगा दीजिएगा। ओके, अटेंडेंस ओपन है आई थिंक एलएमएस के ऊपर, जो जो लगा सकते हैं वो लगाएं, वरना बैकअप में मेरे पास जो है वो पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट मुझे भेज देंगे सीआर्स, सो दैट वुड बी ओके। उज़ैर अहमद का भी ये क्वेश्चन है, टेम्पलेट क्लास प्योर वर्चुअल फंक्शन में क्यों नहीं बन सकता, उसकी जगह क्या यूज़ कर सकते हैं? आई एम नॉट एग्जैक्टली गेटिंग द क्वेश्चन। देखें, टेम्पलेट क्लास को आप फंक्शन में कैसे बनाएंगे? आप फंक्शन अगर प्योर वर्चुअल बना रहे हैं तो वो तो फंक्शन आप बना सकते हैं, क्या कहते हैं उसको, टेम्पलेट में। क्लास के अंदर फंक्शन बनता है, फंक्शन के अंदर तो कोई क्लास नहीं बनेगी, टेम्पलेट क्लास के अंदर तो कोई फंक्शन नहीं बनेगी। अच्छा, काजी मोमिन पूछ रहे हैं गो टू एक्स वाई का बता दें। गो टू एक्स, व्हाट इज़ दिस? इज़ इट अ फ्रेमवर्क गोटॉक से, या आप गो टू एक्स की बात कर रहे हैं, गो टू स्टेटमेंट की? इज़ इट अ फ्रेमवर्क? अच्छा, गो टू का फंक्शन बात कर रहे हैं ना। ओके, आई वाज थिंकिंग गोटॉक्सी कोई फंक्शन है या कोई फ्रेमवर्क है। गो टू का फंक्शन मैं क्यों बताऊं भाई, जाके सर्च कर लो खुद ही। गो टू एक बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है पूरी प्रोग्रामिंग कम्युनिटी में, तो मैं एज अ क्लास उसमें उसको टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, जाके आप सर्च कर लें कि अब गो टू करें और एक्स वाई का काम कर ले वो। ओके, सो चलें, लेट्स मूव फॉरवर्ड। वन लास्ट कमेंट फ्रॉम हफ्सा अहमद जी। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि असाइनमेंट से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है सर, जो वर्चुअल फंक्शन का आपने काम दिया था ना, प्योर वर्चुअल का, जो आपने कहा था कि अब डेटा एडिशन में आप लोग हाँ कर लीजिएगा, हाँ सर वो मेरा रन कर रहा है। मैंने पहले नॉवल की क्लास में उसको चला के देखा, मेरा चल रहा था। जब मैं उसको टेक्स्ट बुक की क्लास में चला रही हूँ ना, तो सर वो मेरा गोल का जो फंक्शन मैंने यूज किया ना, गोल, क्योंकि जो आर्ग्यूमेंट आ रहा है, तो सर वो मेरा टेक्स्ट बुक की क्लास में इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि वहाँ पे लास्ट वाला आर्ग्यूमेंट आपने इंटीजर किया है। अब हम टेम्पलेट फंक्शन भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमने डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स बनाई हैं। तो सर ऐसा ठीक कोई ऑपरेटर या ऐसा कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब ऐसी कोई डेटा टाइप नहीं है जिससे हम कन्वर्ट कर सकें गोल टू इंटीजर, ठीक जैसे स्ट्रिंग टू इंटीजर हम कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ, मैं आपका भी जवाब देता हूँ और जो मुजफ्फर का क्वेश्चन था मैं उसका भी जवाब देता हूँ। असाइनमेंट के ऊपर आता हूँ तो फिर मैं जवाब देता हूँ। ओके, सो चलें वेक्टर के ऊपर बात करते हैं। देखें, मेन के अंदर आपने एक वेक्टर बनाया। अब देखें, जिस तरह से आपने उसी अपनी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया था ना, माई क्लास लिख के, और आपने बोला था कि इंटीजर टाइप के डेटा मेंबर्स बनने चाहिए इसमें, आपने उसी तरह वेक्टर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसका नाम रख दिया आपने फर्स्ट, और उसके अंदर जो है आपने इंटीजर जो है वो दे दिया उसकी डेटा टाइप, यानी कि जो वेक्टर बनेगा उसकी टाइप इंटीजर होगी, उसके अंदर जितने डेटा मेंबर्स होंगे वो इंटीजर टाइप के होंगे। इसी तरह फिर वेक्टर आपने बनाया सेकंड नाम से, और उसमें आपने 4 और 100 दे दिया। इसमें एक्चुअली प्री डिफाइंड कंस्ट्रक्टर है ये इस वेक्टर क्लास का। उसमें होता ये है कि आपने अगर पहली वैल्यू 4 दी है तो इसका मतलब है कि वो 4 मेंबर्स बनाएगा इस वेक्टर के, और उन चारों को 100 असाइन कर देगा, 100 वैल्यूज़ असाइन कर देगा, वैल्यू असाइन कर देगा, वैल्यू उसकी 100 हो जाएगी। फिर आपने एक और वेक्टर बनाया, वो भी इंटीजर टाइप का बनाया, और आपने उसका नाम रख दिया थर्ड। ये नाम है, ये कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं। और उसके अंदर आपने ये दो चीज़ें सेंड कर दी, पहला आर्ग्यूमेंट एक पॉइंटर है, दूसरा आर्ग्यूमेंट एक और पॉइंटर है। ये दोनों क्या कर रहे हैं कि सेकंड की जो बिगिनिंग वैल्यू है वहाँ से लेके सेकंड की एंड तक की वैल्यू, वहाँ तक सारी वैल्यूज़ कॉपी कर देंगे इस नए वेक्टर के अंदर। इसी तरह फोर्थ के अंदर अगर आप थर्ड को कॉपी करते हैं तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख कर कॉपी कर सकते हैं। अब आउटपुट वेक्टर का फंक्शन कॉल होता है जिसमें आप फर्स्ट भेज रहे हैं, यानी कि काम आप यहीं पर करवा सकते थे, लेकिन अभी जिस तरह मैंने अपने फंक्शंस को डिफरेंट कर लिया था ना प्रिंट और स्वैपिंग के लिए, उस तरह आउटपुट वेक्टर फंक्शन आपने बनाया है, लाजमी नहीं है। आप चाहें तो आउटपुट वेक्टर का सारा काम यहाँ पर अलग अलग कर लें, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं कि भाई आउटपुट वेक्टर किस तरह से होगा। तो देखें, आपका वेक्टर है ये आइटम्स, राइट। देखें, इसको भी मैंने उसी तरह पास किया, इंटीजर टाइप का वेक्टर है, रेफरेंशियल पासिंग कर दिया आइटम्स। बस आप ऐसे ही समझें कि आपका जो कंस्ट्रक्टर वेक्टर बना हुआ है उसका नाम है आइटम्स। अगर मैं ये सारी चीज़ उठाकर यहाँ से कॉपी करके इस जगह पेस्ट कर दूँ तो वो यहाँ पर लिखी रहेगी। बस यहाँ पर ये है कि फ़र्स्ट लिखूँगा मैं हर जगह, आइटम्स की जगह फर्स्ट लिख दूँगा, फर्स्ट। यहाँ पर तो नहीं, खैर ये तो आएगी नहीं, फर्स्ट एंड सो ऑन, राइट। तो ये आपका हो गया। आपने आउटपुट करना है वेक्टर को। तो वेक्टर किस तरह से पार्स किया जा सकता है? पार्स का मतलब क्या होता है कि हर एक चीज़ से गुजरना। तो किस तरह से पार्स किया जा सकता है वेक्टर, ये सुन लें। देखें, अगर आप एरे को पार्स करते हैं तो एरे पार्स भी इसी तरह से होता है। मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे और आपको समझाता हूँ एक्चुअली कि एक्चुअली काम हो क्या रहा है। देखें, ये एरे पार्स हो रहा है। कैसे होगा एरे पार्स?
आप लिखते हैं इंट आई इक्वल्स टू 0, फिर आप लिखते हैं आई इज़ लेस दैन जो भी आपका साइज़ है 10 एरे का, और फिर आई प्लस प्लस। ये आप करते हैं और नीचे आके लिखते हैं इसकी जगह पे आप लिख देते हैं जो भी आपका एरे था आई। ऐसा ही होता है, इतना तो पता है आप सबको। बाकी ये तो वो प्रिंट हो रहा है, क्या कहते हैं, एंड लाइन प्रिंट हो रही है और सारी चीज़ें। तो ये एरे प्रिंट हो रहा है, एरे इस तरह से पार्स हो जाता है, सारी चीज़ें जो है वो लिखना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, ये भी उसी तरह पार्स हो रहा है वेक्टर। बस ये है कि वेक्टर के अंदर आप इस तरह तो लिख ही नहीं सकते कि भाई फर्स्ट नंबर या 0 इंडेक्स या फर्स्ट इंडेक्स या 2 इंडेक्स। तो आप क्या करते हैं, आप यूज़ करते हैं आइट्रेटर्स। आप लिखते हैं कि मैंने एक आइट्रेटर बनाया IT। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं कह देता हूँ कि ये चीज़ नहीं है। आपने क्या बनाया, आइट्रेटर बनाया। एक आइट्रेटर प्री डिफाइंड एक वेरिएबल है, एक प्री डिफाइंड फंक्शन, एक प्री डिफाइंड प्लेटफॉर्म है। आइट्रेटर बना दिया आपने, अपने उसका आइट्रेटर का नाम रखा IT। एक आइट्रेटर आपने बना दिया। ये लिखना क्यों ज़रूरी है, बिकॉज मैं ये चाह रहा हूँ कि जो आइट्रेटर बनेगा ना, देखें जो आइट्रेटर्स बने हुए हैं ना पूरी STL के लिए एक ही तरह के बने हुए हैं। यानी कि आइट्रेटर बनेगा वो सेट पे भी चल सकता है, वो मल्टी मैप पे भी चल सकता है, वो मैप पे भी चल सकता है, वो हर तरह के STL लाइब्रेरी के कंटेनर के ऊपर चल सकता है। लेकिन आप चूंकि यहाँ पर वेक्टर को पार्स करना चाह रहे हो, तो आप उससे पहले बताओगे कि किसका आइट्रेटर बनाना चाह रहे हो। आप वेक्टर का आइट्रेटर बनाना चाह रहे हो, ताकि ऐसा ना हो कि वो कीज़ तलाश करता रहे। भाई कीज़ तो होती नहीं है वेक्टर में, कीज़ कहाँ होती हैं, कीज़ तो मैप में होती हैं या मल्टी मैप में होती हैं। तो आपने यहाँ बता दिया कि मैं वेक्टर टाइप का एक आइट्रेटर बनाता हूँ, उसका नाम मैंने रख दिया IT। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने इंट आई बनाया। इसको भी ज़रा मैं ओवर सिंप्लीफाई करने के लिए मैं ये काम कर देता हूँ, ताकि आपको एरे के थ्रू समझ आ जाए कि एक्चुअली काम क्या हो रहा है। राइट, हो गया ये काम। ये आपने आइट्रेटर बनाया और i इक्वल टू 0 किया आपने। तो अब i इक्वल टू 0 आप यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि कोई इंडेक्स नंबर नहीं है। तो आप क्या करते हो, आप कहते हो कि आइट्रेटर को स्टार्ट कहाँ से किया जाए, जो आपका वेक्टर है उसकी बिगिनिंग से। अब ये जो बिगिन का फंक्शन है ये रिटर्न करता है आपकी स्टार्टिंग मेंबर की का एड्रेस, स्टार्टिंग मेंबर का एड्रेस। जिस तरह से मैंने पढ़ाते हुए आप लोगों को ये बताया था कि आइट्रेटर इज़ अ टाइप ऑफ पॉइंटर, इट इज़ जस्ट लाइक अ पॉइंटर जो कि एड्रेस स्टोर करेगा। अब यहाँ पे वो वेक्टर टाइप का एड्रेस स्टोर करेगा, तो आपने उसके अंदर क्या स्टोर करवा दिया, आपके वेक्टर का बिगिनिंग एड्रेस आपने उसमें सेव करवा दिया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने i इक्वल टू 0 किया था कि स्टार्टिंग से शुरू हो। और फिर आपने ये कहा कि i इज़ लेस देन 10, यानी कि जब तक 10 नहीं हो जाता तब तक ये सारे काम करते रहो। यहाँ पर आपकी कंडीशन ये है कि जब तक आपका पॉइंटर एंड पर नहीं पहुँच जाता। अब जिस तरह बिगिन के फंक्शन ने बिगिनिंग का एड्रेस रिटर्न किया था, उस तरह एंड का फंक्शन जो है वो एंडिंग एड्रेस रिटर्न करेगा। तो जब तक के बिगिनिंग का एड्रेस यानी IT जैसे ही आप प्लस प्लस करोगे, तो जब वो एड्रेस एंड के एड्रेस तक नहीं पहुंच जाता, ये लूप चलता रहे। प्लस प्लस IT का मतलब वही है कि आप 0 से 1 पर आ गए, एक मेंबर छोड़कर दूसरे पर आ गए। तो ये काम आपने करना है। क्या काम करना है, आपने ये चीज़ प्रिंट करनी है। अब ये चीज़ इस तरह प्रिंट नहीं हो सकती वेक्टर में, तो आपने क्या किया, आपने कहा कि आइट्रेटर यानी कि जो पॉइंटर था एक्चुअली, उस पॉइंटर के ऊपर जो वैल्यू है वो प्रिंट कर दो। तो वो जो भी पॉइंटर था, पहले बिगिनिंग वैल्यू थी, फिर प्लस प्लस होकर सेकंड नंबर पे आएगा, फिर थर्ड पे, इस तरह जब तक एंड नहीं हो जाता तब तक आएगा। और उस IT की वैल्यू डी रेफरेंस करके प्रिंट कर देगा, यानी कि वैल्यू प्रिंट करेगा रादर देन उसका एड्रेस प्रिंट करे। ये बात हो गई आपके वेक्टर की। अच्छा, वेक्टर के अंदर और भी बहुत सारे फंक्शन है। वेक्टर के अंदर पुश बैक का फंक्शन है, जैसे कि तो पुश बैक का फंक्शन चले मैं आपको करके दिखाता हूँ। फोर्थ पुश बैक, कोई वैल्यू बता दें 45, ये आपने पुश कर दिया। अब अगर मैं इसको चलाकर आपको दिखाऊं, आपका आई थिंक कि थोड़ा सा अंदाज़ा होगा। अच्छा ये सॉरी, आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि हमने पिछली क्लास में जब इसको चलाकर देखा था तो आउटपुट क्या आ रही थी। तो अब अगर आप देखें तो फर्स्ट के अंदर कोई नहीं थी, क्योंकि हमने उसको कोई कंस्ट्रक्टर दिया ही नहीं था, वैल्यू दी ही नहीं। फिर हमने सेकंड के अंदर जब ये किया तो ये 100 आ गए। थर्ड के अंदर किया तो थर्ड चूँकि फर्स्ट सेकंड के बिगिनिंग से सेकंड के एंड तक सारी वैल्यूज़ कॉपी करता है, तो थर्ड के अंदर भी वो सारी वैल्यूज़ आ गई। फोर्थ की अगर हम बात करें तो फोर्थ में पूरा थर्ड का थर्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर के साथ कॉल हो रहा है। लेकिन फोर्थ प्रिंट करने से पहले मैंने पुश बैक कर दी। पुश बैक का मतलब ये है कि एक वैल्यू और उसके अंदर घुसा दो, जितने वेक्टर के अंदर जितनी वैल्यूज़ हैं एक और वैल्यू डाल दी उसमें, हमने पुश बैक कर दिया, तो एक और वैल्यू आ गई 45। तो जब मैंने फोर्थ को प्रिंट किया तो सिर्फ 100 प्रिंट नहीं हुआ, 100 के साथ 45 भी आ गया। ये फोर्थ फैक्टर के अंदर है। इसी तरह पॉप बैक का फंक्शन भी है। पॉप बैक का फंक्शन जो है वो आपकी जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी उसको पॉप कर देगा।
अब इसकी आर्गूमेंट्स वगैरह कितने हैं कैसे हैं वो उसका मुझे अंदाज़ा नहीं है, बट लेट्स ट्राई टू रन इट। आई थिंक इसी तरह चल जाएगा। आप पॉप करेंगे वैल्यू को तो वो वैल्यू एक जो है वैल्यू डिलीट हो जाएगी। तो आप देखें फोर्थ के अंदर आपने पॉप किया तो आखिरी वैल्यू जो थी वो डिलीट हो गई, पॉप हो गई उसके अंदर से। ये सारे एल्गोरिदम्स हैं और इस तरह बहुत सारे और एल्गोरिदम्स हैं। सॉर्ट भी आप कर सकते हैं, आप सर्चिंग भी कर सकते हैं, आप फाइंड कर सकते हैं, आप उसका साइज़ मालूम कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग यू कैन डू विद दीज क्लासेस, रिमेंबर, राइट। स्लाइस फंक्शन यूज़ कर सकते हैं मुजफ्फर हुसैन के ना। तो लाइक आई सेड बहुत सारे फंक्शंस हैं, वो आपके ऊपर है कि आप कौन सा फंक्शन यूज़ करना चाह रहे हैं। अब आते हैं सेट के ऊपर। सेट की जो सबसे अच्छी प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को बताई थी वो ये थी कि ये वैल्यूज़ को अव्वल तो डुप्लीकेट नहीं होने देता, क्योंकि एक सेट उसी को कहते हैं जिसके अंदर डिस्टिंक्टिव वैल्यूज़ हों। तो यहाँ पर अगर हमने 2 को 2 दफ़ा इसमें स्टोर करना चाहा तो वो 2 2 दफ़ा स्टोर नहीं होगा, सिर्फ एक ही दफ़ा स्टोर होगा। ये पहली इसकी प्रॉपर्टी है। और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इसके अंदर आप की वैल्यूज़ जो हैं वो सॉर्टेड वे में स्टोर होंगी। 1 के बाद 2 स्टोर होगा, 1 से पहले 2 स्टोर नहीं हो सकता, राइट। तो जस्ट लाइक अ वेक्टर, सेट भी एक वेक्टर है, बट इसके अंदर ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं कि वैल्यूज़ डुप्लीकेट नहीं हो सकती, और दूसरी बात ये कि इसके अंदर आप जो है वैल्यूज़ सॉर्टेड होंगी। तो इसके अंदर भी देखें आपने आइट्रेटर बनाया p, उसको कौन सा आइट्रेटर आपने बना दिया, आप चाहें तो आइट्रेटर बना दें, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। आपने सेट का एक आइट्रेटर बनाया, p कर दिया आपने उसको, और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से आपने आउटपुट वेक्टर किया था ना, देखें बिल्कुल उसी तरह हो रहा है। यानी कि आपने स्टार्ट में उसका बिगिनिंग एड्रेस डाला अपने सेट का, जब तक वो एंड नहीं हो जाता आप उसको प्लस प्लस करते जा रहे हैं और उसकी डीरेफरेंशियल वैल्यू प्रिंट करते जा रहे हैं, दैट्स इट, राइट। इसी तरह जो j है उस j के अंदर आपने ऑटो वैल्यू असाइन की है। यानी कि मैं यहाँ पे इंटीजर भी लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे अभी पता नहीं है कि ये आने वाली वैल्यू क्या है, इंसर्ट क्या रिटर्न करेगा। तो वो 1 रिटर्न करेगा, 2 रिटर्न करेगा, कोई स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, आई डोंट नो दैट। तो जब ऐसी सिचुएशन हो तो आप अपने डाटा की वैल्यू जो है ऑटो रख सकते हैं। ये हफ्सा के सवाल का जवाब भी है कि अगर आप चाहें कि आपको पता नहीं है कि एक्चुअली वैल्यू क्या कैच क्या होगी और क्या जाएगी आगे, कैच करने वाला इंटीजर है या रिटर्न करने वाला किस टाइप का है, तो आप उस डाटा टाइप की वैल्यू ऑटो कर दें। ऑटो का मतलब ये होता है कि जिस तरह की वैल्यू आएगी वो वेरिएबल उस तरह का कंसिडर कर लिया जाएगा। तो s डॉट इंसर्ट आपने किया, तो इंसर्ट का फंक्शन यानी कि आपने इंसर्ट पुश बैक की तरह का फंक्शन है, आपने 11 को इंसर्ट किया इसके अंदर। तो जब आप इंसर्ट करते हैं ना तो इंसर्ट का फंक्शन इंसर्ट तो कर देगा, लेकिन इंसर्ट वो सिर्फ तभी करेगा जब वैसी वैल्यू पहले से मौजूद ना हो सेट में, क्योंकि डुप्लीकेट नहीं हो सकती। अगर पहले से मौजूद है या किसी और वजह से आप वो वैल्यू इंसर्ट नहीं कर पाए हैं तो ये इंसर्ट का फंक्शन फॉल्स रिटर्न करेगा, वरना ये ट्रू रिटर्न करेगा। सो इट्स नॉट लाइक कि वो ट्रू फॉल्स ही रिटर्न करेगा। एक्चुअली जब इंसर्ट का फंक्शन सही तरह से इंसर्ट कर लेगा तो वो नॉन ज़ीरो वैल्यू रिटर्न करेगा, लेकिन अगर वो इंसर्ट नहीं कर पाया तो वो ज़ीरो रिटर्न करेगा। तो इसी तरह मैंने यहाँ पर प्रिंट किया है, मैंने ये कहा कि भाई j डॉट फर्स्ट जो है वो प्रिंट हो जाए। अच्छा, फर्स्ट इज़ अ डाटा मेंबर, फर्स्ट इज़ अ डाटा मेंबर, इस चीज़ का डाटा मेंबर है j के अंदर। यानी कि जो जिस तरह की भी वैल्यू रिटर्न हुई है वो एक्चुअली इंटीजर नहीं थी, वो एक्चुअली स्ट्रिंग नहीं थी, बल्कि वो एक तरह की क्लास मेंबर था, क्लास ऑब्जेक्ट था। इस j के अंदर दो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, राइट। अब उस पर नहीं जाएंगे डेटा टाइप क्या है, क्या ये क्लास बनी हुई है, बस ये समझें कि ये जो j है, जो भी आप जो भी नाम रखें, इसके अंदर दो चीज़ें बनी हुई हैं, एक है फर्स्ट और एक है सेकंड। फर्स्ट के अंदर वो वैल्यू होती है जो आपने इंसर्ट करने की कोशिश की, और सेकंड के अंदर ट्रू या फॉल्स होता है, डिपेंडिंग ऑन के वैल्यू इंसर्ट हो सकी थी या नहीं हो सकी थी। तो यहाँ पर आपने क्या किया, j डॉट फर्स्ट को प्रिंट करवाया डी रेफरेंस करके, बिकॉज इट इज़ अ पॉइंटर। आपने कहा कि वॉट एवर द वैल्यू वॉज 11 वॉज या वॉज नॉट इंसर्टेड। अब वॉज या वॉज नॉट में से कोई एक चीज़ प्रिंट होगी डिपेंडिंग ऑन कि ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स है। इट इज़ जस्ट लाइक इफ एल्स, इफ दिस इज ट्रू प्रिंट वॉज, अदरवाइज एल्स प्रिंट दिस वॉज नॉट प्रिंटेड या दिस वॉज प्रिंटेड। तो ये बात हो गई सेट की। इसी तरह आपने एक और वैल्यू इंसर्ट करने की कोशिश की जो कि यहाँ पर आ गई, ओके। सो ये बात हो गई सेट की। अब मैप की अगर बात करते हैं तो मैप में भी मैंने आप लोगों को ये बात अच्छी तरह समझाई थी कि जिस तरह इंसर्ट का फंक्शन उसमें इस तरह इसमें भी इंसर्ट का फंक्शन है, लेकिन इंसर्ट का फंक्शन यहाँ पर दो वैल्यूज़ नहीं लेगा, बल्कि एक और फंक्शन कॉल करेगा अंदर। वो कहेगा कि पहले पेयर बनाओ और फिर वो इंसर्ट के फंक्शन को भेजो। पहले पेयर क्या बनेगा कि दिस इज़ की, दिस इज़ इट्स वैल्यू, दिस इज़ की, this is its value, this is key, this is its value, this is key, this is its value, which will be ignored because there is also existing an other key with 12, तो कीज़ डुप्लीकेट नहीं हो सकती। अब इसी तरह आपने मैप का एक आइट्रेटर बनाया, तो आपने यहाँ पर मैप का बता दिया इस तरह का आइट्रेटर मुझे चाहिए, बिगिन किया, एंड किया, सेम केस। अब देखें मैप के अंदर जो है IT
जो भी आपका मैप बना हुआ है उसके अंदर जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो की होगी और सेकंड वैल्यू जो है वो उसकी वैल्यू होगी। तो फर्स्ट सेकंड करके अगर आप आइट्रेटर को यूज़ करते हुए प्रिंट करवाते हैं तो फिर आपके पास वैल्यूज़ स्टोर होती जाएंगी। अब यहाँ पर भी आप देखें कि यहाँ पर एरो यूज़ हो रहा है। क्यों एरो यूज़ हो रहा है? अगेन जिस तरह से भी मैंने कहा था, IT इज़ अ पॉइंटर, आइट्रेटर इज़ अ पॉइंटर। तो अगर पॉइंटर के आप फर्स्ट की तरफ जाना चाहेंगे तो आप डॉट नहीं लगा सकते, आपको एरो यूज़ करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि हम यूज़ कर रहे हैं। अब S1 इस की के ऊपर ये वैल्यू असाइन कर दी जाए। अब ये वैल्यू असाइन हो सकती है या नहीं हो सकती? 1 की कोई की एग्जिस्ट करती है? यस, 5.5 की जगह 9.5 आ जाएगा, इस की के अंदर 9.5 स्टोर हो जाएगा और आप इसको प्रिंट करवा देंगे। सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ मैनी STL लाइब्रेरीज। आप सॉर्ट भी यूज़ कर सकते हैं, आप सर्चिंग भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, जाकर सर्च करें, 15-20 फंक्शंस आपके पास सामने आ जाएंगे हर एक से रिलेटेड, राइट। ओके। काजिमुद्दीन कह रहे हैं कि स्ट्रिंग में यूज़ करवा के दिखा दें प्लीज़। क्या चीज़? वेक्टर की बात कर रहे हैं? वेक्टर को स्ट्रिंग में बना दें हम? चलें एक वेक्टर बनाते हैं स्ट्रिंग टाइप का। ये चलें इन तीनों को हम स्ट्रिंग टाइप का करते हैं। ये भी स्ट्रिंग टाइप का हो जाएगा, ये भी स्ट्रिंग टाइप का हो जाएगा, और ये भी स्ट्रिंग टाइप का होगा, और ये भी स्ट्रिंग टाइप का हो जाएगा। कंट्रोल V। बस ये कि मैं फर्स्ट के साथ कॉल नहीं कर सकूँगा क्योंकि ये एक इंटीजर टाइप का है। अच्छा, यहाँ पर भी मैंने वैल्यूज़, अब देखें यहाँ पर पहली 4 वैल्यूज़ मुझे क्या असाइन करना है, से मैं असाइन करता हूँ अली, लिख देता हूँ। क्या एरर आ रहा है? वेक्टर टाइप का है। सेकंड तो स्ट्रिंग टाइप का बनाया है ना मैंने। अच्छा ठीक, सॉरी, आई थिंक ये इशू है। राइट, अब देखें वही सारी चीज़ आप स्ट्रिंग पे भी काम कर रहा है। तो देयर इज़ नो लिमिट कि आप कौन सी डाटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। सेट में भी आप ये काम कर सकते हैं। अब सेट में देखें, अगर आप यहाँ पर स्ट्रिंग कर देंगे ना, और यहाँ पर आप इन वैल्यूज़ की जगह पर कोई वैल्यूज़ लिखते हैं, से अली लिख दिया आपने लिख दिया कंप्यूटर, आपने लिख दिया SMIU। अब यहाँ पर भी स्ट्रिंग आएगा, राइट। फिर मैं इंसर्ट इसमें कुछ, चलें बाकी चीज़ को मैं कमेंट कर दूँ, इज़ दैट ओके? चलें कुछ लिख देते हैं। और तो कहीं कुछ इंटीजर नहीं लिखा हुआ। राइट, तो ये आ गया आपके सेट में। ये चीज़ें थी 3। ज़ुबैर इंसर्ट हो गया सही से, क्योंकि ज़ुबैर पहले एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। अली वाज नॉट इंसर्टेड बिकॉज अली पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, तो आपका ये सेट हो गया। तो सेट में भी स्ट्रिंग्स आप यूज़ कर सकते हैं, यू कैन डू एनीथिंग। ऑल राइट, मुजफ्फर पूछ रहे हैं कि इफ़ आई वांट टू इंसर्ट एनी वैल्यू इन पर्टिकुलर लोकेशन और इंडेक्स, देन विच फंक्शन कैन वी यूज़? कैन वी सॉर्ट वैल्यू इंस्टेड ऑफ की इन मैप? पर्टिकुलर पे मैंने यहाँ पे आपको बताया ना कि कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर की पर डाली हुई है आपने, S1 के ऊपर आपने पर्टिकुलर की डाल दी आपने 9.5, जो आप की रखेंगे उस की पर वैल्यू आ जाएगी। ओके, वी गॉट ओनली 5 मिनट्स लेफ्ट, तो हम बात करते हैं असाइनमेंट के ऊपर। असाइनमेंट में जो आपको चीज़ें, जो क्वेश्चंस मेरे पास, जो कॉमन क्वेश्चंस थे, मैं उनका जवाब तो नहीं, खैर मैं आप लोगों को दोबारा से बता देता हूँ कि एक्चुअली काम क्या करना है। सो देखें, ये है आपका अपडेट एडिशन का फंक्शन। इसकी कोई डेफिनेशन यहाँ पर नहीं होगी क्योंकि ये बुक क्लास के अंदर है, पर्सनल क्लास में नहीं है। ऑब्वियसली दीज वर टाइपोज इन दिस। अपडेट एडिशन के फंक्शन के अंदर कोई जैसी चीज़ नहीं है। नॉवेल के अंदर आपने अपडेट एडिशन को जो है वो किया, क्या कहते हैं, ओवरराइट किया। इसी तरह कहाँ गई, टेक्स्ट बुक के अंदर भी आपने अपडेट एडिशन को जो है वो ओवरराइट किया। अब देखें, अपडेट एडिशन का जो फंक्शन मैंने आप लोगों को बताया, मेन फाइल कहाँ गई जी, यहाँ पर अगर आप देखें तो पब्लिश नॉवेल का जो फंक्शन है इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स ये हैं, पब्लिश टेक्स्ट बुक का जो फंक्शन है उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स ये हैं। अब
आप लोग ये देख लें कि पहला आर्गुमेंट इंटीजर है दोनों में, यस, या डबल जो भी है, स्ट्रिंग इंटीजर इंटीजर, देयर इज़ अ क्लैश। द सॉल्यूशन टू दिस इज़ कि या तो आप ऑटो यूज़ कर लें, जिस तरह भी मैंने बताया था कि आपको पता नहीं है कि कैच किस तरह की होगी वैल्यू, तो आप ऑटो को यूज़ कर लें कि जिस तरह की वैल्यू आई उस तरह के आपने फंक्शन बना दिया। बट अ बेटर सोल्यूशन वुड बी कि आप कैच हमेशा इंटीजर ही करें, क्योंकि बूलियन डाटा टाइप इज़ व्हाट डू यू कॉल इट, सबसेट ऑफ टाइप इंटीजर। इंटीजर में 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 0 भी होता है, -1 भी होता है। बूलियन के अंदर सिर्फ 0 और 1 होते हैं। ट्रू और फॉल्स हम उसको लिख सकते हैं, लेकिन ट्रू और फॉल्स लिख देने से ये नहीं हो सकता कि आपने फॉल्स लिख दिया तो वो फॉल्स इंटीजर में सेव नहीं हो सकता। बात को गौर से सुन लेंगे तो बात समझ आ जाएगी। इंटीजर अगर मैं लिखता हूँ कि भाई बूलियन x इक्वल टू फॉल्स, तो x के अंदर फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि बूलियन वेरिएबल है x और उसके अंदर आपने फॉल्स स्टोर करवाया है। अगर मैं लिखता हूँ बूलियन x इक्वल टू 0, तब भी x के अंदर फॉल्स आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं लिखता हूँ बूलियन x इक्वल टू ट्रू, तो ऑब्वियसली x के अंदर ट्रू आ जाएगा। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ बूलियन x इक्वल टू 34 या 1, एनी नॉन ज़ीरो वैल्यू, तो अगर मैं किसी बूलियन वेरिएबल को कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू देता हूँ तो उसका मतलब समझेगा कि ये ट्रू है, x इज़ ट्रू। तो किया ऐसे जा सकता है कि आप जब भी इसको ओवरराइड करें, आप इसकी डेटा टाइप सिर्फ इंटीजर ही रखें। उससे होगा ये कि इंटीजर में 21 अगर आपने डील करना है तो 21 भी डील हो जाएगा, लेकिन अगर आप फॉल्स भेजेंगे तो वो 0 की तरह डील हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें क्लैशिंग नज़र आ रही हैं, लेकिन एक्चुअली ये दोनों डेटा टाइप इंटीजर की तरह रखकर डील की जा सकती हैं। दूसरी बात ये कि पब्लिश नॉवल का जो फंक्शन है ये असाइन किया जा रहा है नॉवल के ऑब्जेक्ट को, विच मीन्स कि इस फंक्शन के थ्रू कोई ऐसी चीज़ रिटर्न हो रही है जो कि n को असाइन की जा सकती है। अब कौन सी चीज़ है जो कि नॉवल के डेटा टाइप, नॉवल के तरह के ऑब्जेक्ट को रिटर्न की जा सकती है, वो सिर्फ नॉवल का ऑब्जेक्ट ही हो सकता है, विच मीन्स कि इस फंक्शन की रिटर्न टाइप है टाइप नॉवल। ये फंक्शन वॉइड रिटर्न नहीं कर रहा है, फंक्शन इंटीजर रिटर्न नहीं कर रहा है, ये फंक्शन रिटर्न करेगा नॉवल की टाइप। इस फंक्शन की रिटर्न टाइप है नॉवल, और इस फंक्शन की रिटर्न टाइप है टेक्स्ट बुक, क्योंकि यहाँ पर से रिटर्न होगा टेक्स्ट बुक। तो ये कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी जो कि काफ़ी इशू कर रही थी स्टूडेंट्स के लिए। सो दिस इज़ द आंसर टू दैट। आई थिंक अब कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आप लोगों को, एंड नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। टाइम हमारा अप हो गया है, और वी विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।